हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ मिचू और हाउजियन दोनों ने मिलकर 33 डोमेन के अंदर मौजूद सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स को वो लेवल वहां पे पार करवा दिया था, क्योंकि उनके ऊपर वहां पे कोई भी रूल लागू नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़ू तो एक पोर्टल से होते हुए एंशिएंट टाइम में पहुंच चुके थे, जहाँ पे उन्हें कुछ आदिमानव टाइप की शिकारी भी दिखाई देते हैं, जो कि सभी वहाँ पे एक डायनासोर से बचते हुए भाग रहे थे। और देखते ही देखते वो सभी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पीछे आगे छुप गए थे, जिसकी वजह से एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो डायनासोर बहुत ही तेजी से एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेकंड मेरिडियन की ही एक ऊटियान नाम की सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मार्शल अरीना के अंदर काफी सारे कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। असल में इस जगह का रूल भी बाकी सभी डोमेन्स की ही तरह था, यहाँ पे सिर्फ दूसरों को हरा कर ही आगे बढ़ा जा सकता था। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह थी कि लियूजियन और डोंगमी भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, और वहाँ पे आते साथ ही उन दोनों ने मिलकर मार्शल अरीना के अंदर फाइट करते हुए अब तक 100 से भी ज्यादा फाइट्स को जीत लिया था। और अपनी 100वीं जीत के साथ लियूजियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, आज इतने दिनों बाद फाइट करके वाकई काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे अगर पहले पता होता कि सेकंड मेरिडियन के अंदर एक ऐसा मार्शल अरीना भी है, तो मैं पहले ही यहाँ पे फाइट करने के लिए आ गया होता। लियूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें यहाँ पे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही आ पाए हो। वहीं मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को वहाँ पे लियूजियन और डोंगमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी अचानक उनमें से 2 कल्टीवेटर वहाँ पे चलाते हुए कहते हैं कि आखिर ये दोनों पर्सन है कौन और ये कहाँ से आए हैं। इनका तो कल्टीवेशन लेवल भी उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे हमारे इमोर्टल एम्परर रियलम तक के कल्टीवेटर्स को भी हरा दिया है। और अभी बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए वो सभी कल्टीवेटर्स इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स जिन्हें अभी अभी लियूजियन और डोंगमी ने वहाँ पे हराया था, वो लोग भी दोबारा जिंदा होते हुए वापस आ चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स लियूजियन और डोंगमी से हार जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और उनमें से एक इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर तो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए लियूजियन और डोंगमी से कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पे तुम दोनों को हराने के लिए 10,000 से भी ज्यादा बार क्यों न मरना पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। और ये कहकर वो तीनों इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स गुस्से से दोबारा वहाँ पे लियूजियन और डोंगमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो तीनों वहाँ पे उनके करीब भी आ पाते, उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक उन तीनों के ऊपर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर से अटैक होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि उन तीनों इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ पे बैठे हुए रेमंड नाम के कल्टीवेटर ने किया था। असल में रेमंड यहाँ पे 5 लाख साल पुराने बीस्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो पिछले 5 लाख सालों से यहाँ पे मौजूद था। और यहाँ पे पिछले 5 लाख सालों से कल्टीवेट करते करते वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि कोई भी मामूली इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को हैरानगी तो इस बात से हो रही थी कि रेमंड तो बहुत अर्सा पहले ही इस लेवल को पार करते हुए यहाँ से जा चुका था, तो फिर आज ये अचानक से यहाँ पे वापस कैसे आ गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेमंड को तो वहाँ पे उन लोगों की बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस वहाँ पे लियूजियन और डोंगमी की तरफ देखते हुए कहता है, ये दोनों पर्सन मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इनके साथ यहाँ पे फाइट करने में वाकई काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं डोंगमी जो कि वहाँ पे रेमंड को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे उसकी थंडर एबिलिटी को देखकर उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास थंडर शेडो की एबिलिटी है। इस तरह की थंडर टाइप को वाकई काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। और ये कहकर डोंगमी वहाँ पे लियूजियन के मजे लेते हुए उससे कहता है, इसकी थंडर पावर यहाँ पे तुम्हारी थंडर पावर से कम ताकतवर दिखाई नहीं दे रही। जिसपे लियूजियन वहाँ पे डोंगमी से कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि रेमंड वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम दोनों के बारे में सुना है कि तुम दोनों फाइट करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तो आ जाओ मेरे साथ भी खेलो। और ये कहकर रेमंड उन दोनों को वहाँ पे चैलेंज करते हुए उन दोनों को वहाँ पे अपने साथ फाइट करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाने लगा था, जो देखकर डोंगमी ने अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। पर डोंगमी का अटैक उसे वहाँ पे लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि रेमंड ने वहाँ पे अपनी थंडर शेडो एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे शेडो में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डोंगमी के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और रेमंड को वहाँ पे इस तरह से अपने अटैक से बचता हुआ देखकर डोंगमी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, नाइस नाइस, तुम्हारी ये थंडर शेडो की एबिलिटी तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, पर देखना ये होगा कि तुम्हारी ये एबिलिटी तुम्हें कब तक हमसे बचा पाती है। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेमंड को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो खुद वहाँ पे आगे बढ़कर डोंगमी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी थंडर पावर की मदद से डोंगमी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के नीचे की तरफ फेंक दिया था। लेकिन डोंगमी ने वहाँ पे अपने स्टोन हैंड का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से खुद को वहाँ पे रेमंड की थंडर लाइटिंग से बचा लिया था, जो देखकर रेमंड वहाँ पे डोंगमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे पास यहाँ पे स्टोन हैंड मौजूद है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी अटैक कब तक तुम्हें मेरी लाइटिंग अटैक से बचा पाते हैं। और ये कहकर रेमंड वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही तेजी से दोबारा वहाँ पे रेमंड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो वहाँ पे डोंगमी के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लियूजियन जो कि अपनी थंडर फॉर्म में आ चुका था, वो भी वहाँ पे रेमंड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। और लियूजियन के अटैक से बचने के लिए रेमंड को भी मजबूरन खुद को वहाँ पे रोकना पड़ा था। और उसी के साथ वो
वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके लियू जियान के अटैक को रोककर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हारे अंदर भी अनोट थंडर की पावर है, लेकिन अफसोस मैं तो खुद एक गॉड ऑफ थंडर हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर रेमंड ने चाइना की वहाँ पे अपनी थंडर लाइटिंग में ब्लास्ट करवा के लियू जियान और डोंगमी दोनों को ही वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेमंड वाकई काफी ज्यादा ताकतवर था, और होता भी क्यों ना, आखिर वो पिछले 5 लाख सालों से कल्टीवेट कर रहा था। और उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से पीछे खिसकते हुए देखकर रेमंड वहाँ पे उन दोनों का ही मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। और रेमंड की ये हरकत डोंगमी को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। डोंगमी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए रेमंड से कहता है कि तुम चाहे जो भी हो और तुम्हारे अंदर जो भी पावर है, लेकिन तुम यहाँ पे अकेले हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर डोंगमी वहाँ पे लियू जियान से कहता है, लियू जियान तुम जानते हो ना कि ये सभी इमोर्टल एम्पर रियलम के कल्टीवेटर्स यहाँ पे मरने के बाद दोबारा भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रेमंड के साथ फाइट करते हुए मारे गए तो हम लोग दोबारा यहाँ पे जिंदा नहीं हो पाएंगे। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे मरने से डर लग रहा है। लियू जियान की ये बात सुनकर डोंगमी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अच्छा मजाक कर लेते हो, टियानलेन सेट के लोग कभी भी अपनी मौत से नहीं घबराते। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे उससे कहता है कि टजू जब भी हमें फाइट करने के लिए बोलते थे तब हमेशा हमारे हाथ बंधे हुए होते थे, पर आज हमें यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो इसलिए क्या तुम तैयार हो पुराने दिनों को याद करने के लिए। लियू जियान की ये बात सुनकर डोंगमी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हारे अंदर का टाइगर अब धीरे धीरे यहाँ पे बाहर आ रहा है, असल में यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। और ये कहकर उन दोनों ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे दोबारा रेमंड के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और वो दोनों ही वहाँ पे इतनी तेजी से रेमंड के ऊपर हमले कर रहे थे कि हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे रेमंड को भी अकेले उन दोनों के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसके बावजूद भी रेमंड वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता। वो भी लगातार वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे लियू जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे की तरफ भी धकेल दिया था। पर असल में तो ये लियू जियान और डोंगमी का प्लान था। जैसे ही वो वहाँ पे नीचे आता है तो डोंगमी ने वहाँ पे अपने अटैक को रेडी करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे रेमंड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे निकल रहे औरों को महसूस करके ही बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे घबरा चुके थे। और कुछ लोग तो वहाँ पे डोंगमी की तारीफ करते हुए ये भी कहने लगे थे, तो क्या ये है इस ओल्ड मैन की ट्रू पावर। ये ओल्ड कल्टीवेटर तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, जो ये यहाँ पे एक 5 लाख साल पुराने इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ भी फाइट कर पा रहा है। और सिर्फ फाइट ही नहीं कर रहा बल्कि उसे यहाँ पे बराबरी की टक्कर भी दे रहा है। और उसी कल्टीवेटर की तरह हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे डोंगमी की तारीफें करने लगे थे। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि रेमंड ने तो वहाँ पे डोंगमी के उस पावरफुल अटैक को वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक रखा था। और उसी के साथ रेमंड वहाँ पे डोंगमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों के साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग निकले। पर अभी रेमंड वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लियू जियान ने वहाँ पे पीछे से ही अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक स्पेशल रूप के अंदर रेमंड का गला फंसा लिया था। और उसकी मदद से लियू जियान ने वहाँ पे रेमंड को उठाकर सीधे वहाँ पे डोंगमी की तरफ फेंक दिया था। और डोंगमी तो वहाँ पे पहले से ही इसके लिए तैयार था, उसने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से रेमंड को वहाँ पे पकड़ लिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर लियू जियान ने जल्दी से वहाँ पे अपनी अनोट थंडर वाली पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थंडर फॉर्मेशन बना दी थी, जिससे लगातार वहाँ पे रेमंड के ऊपर थंडर लाइटनिंग से अटैक होने लगे थे, जो कि सभी के सभी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि रेमंड को भी वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग के झटके लगने लगे थे, जो देखकर डोंगमी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ये तो वाकई काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। जबकि ये सब देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेमंड जैसा एक 5 लाख साल पुराना इमोर्टल एम्पर रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे 2 मामूली इमोर्टल कल्टीवेटर से हार रहा है। इसलिए वो सभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। ये दोनों मिलकर भले यहाँ पे रेमंड को हट कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों से यहाँ पे मारकर हरा नहीं सकते। और उन लोगों का ये कहना सही भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि रेमंड वहाँ पे उन सभी अटैक्स को अपने ऊपर चलने के बावजूद भी अभी तक भी वहाँ पे नहीं मरा था। हालांकि उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अभी तक अपने कदमों पे ही खड़ा था। और तभी अचानक आगे बढ़कर वो वहाँ पे कोल्ड टून में लियू जियान और डोंगमी से कहता है, मुझे लगता है अभी तक तुम लोगों ने इमोर्टल एम्पर रियलम के कल्टीवेटर की ट्रू पावर को नहीं देखा, पर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम लोगों को अपनी ट्रू पावर दिखा देता हूँ। और ये कहकर रेमंड ने अचानक ही वहाँ पे अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब तो रेमंड की थंडर लाइटनिंग का कलर भी वहाँ पे ब्लैक हो चुका था। और बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी कल्टीवेटर्स ये देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, तो क्या यही है रेमंड को वो फेमस अटैक जिसके बारे में कहा जाता है कि इस अटैक को झेलने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन आज तक कोई भी रेमंड के इस पावरफुल अटैक से नहीं बच पाया। लेकिन अभी बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लियू जियान ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए रेमंड को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। लेकिन लियू जियान का वो अटैक वहाँ पे रेमंड को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि रेमंड तो वहाँ पे ऊपर हवा में उठ चुका था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में एक फॉर्मेशन भी बना दी थी, जिसके साथ ही वो वहाँ पे लियू जियान और डोंगमी
दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उन दोनों से कहता है तो अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और रेमंड के ऐसा कहते ही सबसे पहले वहाँ पे डोंगमी के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जिसके साथ ही वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे रेमंड की तारीफें करते हुए कहने लगे थे अब आया ना मजा। वाकई ही रेमंड की पास तो काफी ज्यादा कमाल की है। और इसी बीच हम देखते हैं कि रेमंड ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लियू जियान के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि लियू जियान वहाँ पे उसके अटैक को रोकने की कोशिश भी करता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लियू जियान भी वहाँ पे उड़ता हुआ डोंगमी की तरह काफी दूर जा गिरा था। लेकिन रेमंड की भूख तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं मिटी थी। उसने वहाँ पे अचानक ही बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी कल्टिवेटर्स के ऊपर भी अटैक कर दिया था और देखते ही देखते उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। और उन सभी को खत्म करने के बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम सभी लोगों को खुद यहाँ पे मेरे हाथों से मरने का मौका मिल रहा है। ऐसी अच्छी किस्मत हर किसी की नहीं होती। लेकिन अभी रेमंड वहाँ पे स्माइल करते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने पीछे से डोंगमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता और ना ही मुझे तुम्हारी अटैक इतना ज्यादा खास लगा था, क्योंकि तुम्हारा ये सो कॉल पावरफुल अटैक तो हमें यहाँ पे हट भी नहीं कर सका। वहीं डोंगमी को वहाँ पे जिंदा देखकर तो रेमंड के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगमी की तो पूरी बॉडी वहाँ पे टेल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो देखकर डोंगमी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है एंसेस्टर ज़ू का दिया हुआ वो गोल्ड लेवल का टायर तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का था, जिसे मैं तो लगभग भूल ही गया था और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो टायर ऐसे मौके पे मेरे काम आएगा। और अभी डोंगमी वहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से लियू जियान भी बाहर आते हुए रेमंड का शुक्रिया अदा करके उससे कहता है थैंक यू मेरी गोड पावर्स को एक्टिवेट करवाने में मेरी मदद करने के लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरी गोड थंडर लेवल की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसे मैं न जाने पिछले कितने समय से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि रेमंड के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए लियू जियान से कहता है कि भले ही तुम दोनों ने यहाँ पे अपनी नई पावर्स को अवेकन कर लिया है, लेकिन तुम अपनी इन नई सो कॉल्ड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी मुझे यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। रेमंड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है ओ तो ऐसी बात है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक हमारे सामने टिक पाते हो। और ये कहकर लियू जियान वहाँ पे अपनी फिंगर को रेमंड की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी गोल्डन थंडर लाइटनिंग की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हमला कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो रेमंड के सर को चीरता हुआ सीधा वहाँ पे उसके सर के आर पार हो गया था। लेकिन रेमंड को तो उस अटैक से वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर रेमंड की फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट होने लगी थी और उसे वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग के झटके लगने लगे थे, जो देखकर लियू जियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर बस थंडर की पावर थी, लेकिन मैं तो खुद थंडर ऑफ गॉड हूँ जिसके अंदर थंडर की पावर बहती है। और ये कहकर लियू जियान ने अचानक ही वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग को ब्लास्ट कर दिया था, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ रेमंड का खेल भी खत्म हो चुका था। और तब तक हम देखते हैं कि वो सभी कल्टिवेटर्स जिन्हें अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे रेमंड ने खत्म किया था, वो लोग भी दोबारा जिंदा होते हुए बैटल अरीना के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ वो दोबारा जिंदा होते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और उसी के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए ये भी कह रहे थे कि अब तक तो द ग्रेट रेमंड ने उन दोनों कल्टिवेटर्स को खत्म कर दिया होगा। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे डोंगमी की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ डोंगमी हंसते हुए कह रहा था इसके साथ फाइट करने में तो वाकई काफी ज्यादा मजा आया, मैं यहाँ पे इस तरह की एक और फाइट करना चाहता हूँ। वहीं लियू जियान और डोंगमी को वहाँ पे जिंदा देखकर तो बेचारे उन सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टिवेटर्स की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ पे रिएक्ट कैसे करें। पर अभी वो सभी लोग बेचारे वहाँ पे इसी तरह से सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी से कहता है तो अब आगे हमारे साथ फाइट करने के लिए कौन आना चाहेगा। पर लियू जियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि पूरे बैटल अरीना के अंदर वहाँ पे शांति छा चुकी थी, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी उनके साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं आना चाहता था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे उसी एंशिएंट रियलम के अंदर ही थे और वो सभी के सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पीछे छुपे हुए थे, जो देखकर वो डायनासोर भी वहाँ पे उनका पीछा करते हुए सीधा एंसेस्टर ज़ू के पास पहुंच चुका था। और एंसेस्टर ज़ू को देखकर वो डायनासोर वहाँ पे जोर जोर से रोर भी करने लगा था, जिसके रोर करने की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी आदि मानव वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन सभी को वहाँ पे लग रहा था कि अब तो उन सभी का मरना यहाँ पे तय है। पर वो डायनासोर वहाँ पे रोर करते हुए जैसे वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और ये देखकर जैसे ही वो डायनासोर पलट कर अपने पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे एक इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टिवेटर ने पूंछ से पकड़ रखा था, जहाँ वो चिल्लाते हुए उस डायनासोर से कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरे लोगों से दूर ही रहना। और ये कहकर उस कल्टिवेटर ने अचानक ही वहाँ पे उस डायनासोर को ऊपर हवा में उठाते हुए उसे बहुत ही तेजी से वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और उस कल्टिवेटर के इस एक अटैक में ही उस डायनासोर को खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर वो आदि मानव जैसे
जैसे दिखने वाले लोग भी जल्दी से वहाँ पे उसी कल्टीवेटर के पास आ जाते हैं और वो सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग वहाँ पे उस कल्टीवेटर को बोस बोस कहकर बुला रहे थे, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे उन सभी को आदेश देते हुए कहता है कि जल्दी से इस डायनासोर को हमारे ठिकाने पे ले चलो, आज रात मैं इसका ही मीट खाऊंगा। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी आदि मानव भी वहाँ पे उसकी बात को मानते हुए उस डायनासोर को उठाने के लिए वहाँ पे चले गए थे। पर तभी अचानक उस कल्टीवेटर की नजर वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे खड़े होकर कोड लोग से ये सब देख रहे थे। और जैसे उस कल्टीवेटर की नजर वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर पड़ती है तो हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर अटैक कर दिया था। और उस कल्टीवेटर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास का पूरा एरिया ही हिल गया था, लेकिन एसएस टजू तो वहाँ पे अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते, जो देखकर वो कल्टीवेटर अपने अटैक को वहीं पे रोकते हुए एसएस टजू से कहता है, नाइस नाइस, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने भी यहाँ पे इस डायनासोर को पकड़ने में मेरे लोगों की मदद की है, तो इसलिए मैं इसका मीट तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। पर याद रखना ये एरिया मेरा है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो, इसलिए जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने हिस्से का गोश्त लेकर जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताते हैं कि मैं यहाँ पे किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। एसएस टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है, कितने इत्तेफाक की बात है ना कि जब मेरे लोगों के ऊपर वो डायनासोर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसी समय तुम यहाँ से गुजर रहे थे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरा एरिया है और इसके अंदर किसी भी बाहर वाले सेट के कल्टीवेटर का आना मना है। लेकिन वो कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसएस टजू वहाँ पे एक बार फिर से उसे कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बस वाकई यहाँ से गुजर रहा था। एसएस टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब वो पर्सन भी वहाँ पे एसएस टजू को बहुत ही गौर से देखने लगा था और एसएस टजू को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने के बाद वो वहाँ पे एसएस टजू से कहता है कि ओके ठीक है, मैं एक बार के लिए तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। और अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टजू से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो आदि मानव वहाँ पे उस कल्टीवेटर के पास आते हुए उससे कहते हैं, बॉस हमने यहाँ पे उस डायनासोर का मीट ले लिया है। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे वो कल्टीवेटर वहाँ पे पीछे पलट कर देखता है तो उसके लोगों ने वहाँ पे डायनासोर के एक पंजे को उठा रखा था, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे इसे मेरे पास क्यों ले आए हो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि इसे मेरे पास पका के ले आना, ना कि ऐसे ही बेवकूफों की तरह कच्चा उठा के ले आना, जल्दी से जाकर इसे ग्रिल करो। और ये कहते कहते उस कल्टीवेटर को वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ पे अपने लोगों से कहता है कि छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ पे ग्रिल का मतलब भी पता होगा, इसलिए मैं खुद ही इसे ग्रिल कर लूंगा। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टजू की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है, लिटिल ब्रदर तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आते, हम लोग मिलकर इस मीट का मजा उठाएंगे। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू भी वहाँ पे उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गए थे, जो देखकर वो कल्टीवेटर अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगा था। और एसएस टजू उसे वहाँ पे पीछे से ही जाते हुए देखकर खुद से ही कहते हैं, इसने यहाँ पे मेरे मास्टर की 10,000 साल पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्पेस एंड टाइम को अलग तरह से काट रखा है और यही बात इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड के ओरिजिन के बारे में पता लगाना है तो मुझे इस पर्सन के पीछे जाना ही होगा। और ये कहकर एसएस टजू भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए सीधा वहाँ पे उस कल्टीवेटर के पीछे जाने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।